वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे ऑडियो डैक के बारे में। ऑडियो डैक यानी कि ऑडियो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे कहीं से भी सुन रहे हो, मोबाइल में सुन रहे हो, टीवी में सुन रहे हो, टैब में सुन रहे हो, अपने किसी स्पीकर में सुन रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर डैक का यूज़ हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डैक क्या होता है, उसकी हमें कितनी ज़रूरत है और डैक को लेते समय हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और सबसे सीक्रेट बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इतनी सारी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लाता हूं, फिर भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डैक क्या है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ऑडियो डैक क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एनालॉग ऑडियो और डिजिटल ऑडियो के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ डिकेड पहले तक जितनी भी आवाज़ें हम इलेक्ट्रॉनिकली सुनते थे, सभी एनालॉग ऑडियो से रिकॉर्ड होती थी। लेकिन 90s का दौर आते आते एनालॉग ऑडियो धीरे धीरे डाउन हो गया और उसकी जगह डिजिटल ऑडियो ने ले ली। तो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के स्टार्ट में जो भी ऑडियो रिकॉर्ड होता था पूरा कंप्लीटली वो एनालॉग था। चाहे वो ड्रम रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो विनाइल रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो ऑडियो कैसेट पे रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो टेप रिकॉर्डिंग हो, ये सारे सोर्सेज जो हैं हमारे एनालॉग थे। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल आप जो भी कुछ सुन रहे हैं सभी कुछ डिजिटल है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आज एनालॉग रिकॉर्डिंग बिल्कुल ही फिनिश हो चुकी है। कोई भी ऑडियो सोर्स ऐसा नहीं है जहां पर एनालॉग रिकॉर्डिंग बची हुई है। आप जिस मोबाइल से मेरी ऑडियो को सुन रहे हैं उसके अंदर भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हो रहा है, एक डैक लगा हुआ है। आज के टीवीज में भी डैक लगा हुआ है और एवरीथिंग पॉसिबल जो आप ऑडियो सुन रहे हैं उसमें डैक लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है कि आदमी डिजिटल ऑडियो सुन ही नहीं सकता। हमारे कान इस तरीके के बने हुए हैं कि जब भी हम सुनेंगे तो हम एनालॉग ऑडियो को ही सुनेंगे, तो वहीं पे ज़रूरत महसूस होती है। रिकॉर्डिंग तो आप डिजिटल ऑडियो में कर सकते हैं, लेकिन फाइनली सुनने के लिए एनालॉग ऑडियो ही चाहिए। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो कि डायरेक्ट डिजिटल ऑडियो देते हैं, लेकिन साथ में ही हमारा माइक्रोफोन भी है जिससे हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, जो कि एनालॉग है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट एनालॉग हैं। इसीलिए रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एनालॉग ऑडियो का वेव फॉर्म किस तरीके का होता है और उसको जब हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरीके का हो जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एनालॉग रिकॉर्डिंग एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जो कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग होती है। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बजाते हैं, वैसे का वैसा हमारा मैग्नेटिक या जो भी हमारा ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस है, ऑडियो स्टोरेज डिवाइस है, वहाँ पर सेव हो जाता है। उसके अंदर कोई भी कंप्रेशन वगैरह नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा होती है। लो लो की तरह आता है और हाई हाई की तरह आता है और एग्जैक्ट वो रिप्लिकेट करता है हमारे ओरिजिनल ऑडियो सोर्स को। इसीलिए एनालॉग रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छा माना जाता है और आज भी लोग एनालॉग ऑडियो रिकॉर्डिंग को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वार्मथ होती है, जो डेप्थ होती है, जितनी गहराई होती है, उस तरह की क्वालिटी डिजिटल ऑडियो में लोगों को नहीं महसूस होती है। लेकिन आप जानते हैं कि अब डिजिटल ऑडियो का ज़माना आ गया है और अगर हम इनको बिल्कुल एनालॉग की तरह रिकॉर्ड करना चाहें तो बहुत सारा स्टोरेज हमें यूज़ करना पड़ जाएगा। इसीलिए कुछ टेक्निक्स अपनाई गई जिससे एनालॉग ऑडियो को डिजिटल में कन्वर्ट किया जा सके। और ये कन्वर्जन जो है ये डैक के थ्रू होता है। और आप जानते हैं कि आदमी के ईयर की लिमिटेशन है, हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ऑडियो ही सुन पाते हैं। उसके अलावा भी हमारे ईयर्स में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो उनका फ़ायदा उठाकर इस फुल ऑडियो स्पेक्ट्रम में से ऑडियो को इस तरीके से डिजिटली कन्वर्ट किया गया है कि स्टोरेज करने में कम स्पेस भी मिले और अच्छी क्वालिटी भी हमें मिले। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्डिंग की नीड्स की वजह से हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ी, लेकिन फाइनली हमारा ईयर एनालॉग ऑडियो को सुन सकता है, इसलिए हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ी ताकि जो भी स्टोर किया गया है उसको हम एनालॉग में चेंज कर कर फिर से सुन सकें। ये डीएसी या एडीसी किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना पसंद करूंगा। ऑडियो डैक एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है। इसके 3 स्टेप होते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एनालॉग सिग्नल हमारे पास आता है जिसकी सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग के बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उसके बाद इसका क्वांटाइजेशन किया जाता है, उसके बाद इसकी कोडिंग की जाती है। 3 स्टेप होते हैं जिसके थ्रू हमारा एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक इसी का उल्टा जो है आपका डिजिटल ऑडियो एनालॉग ऑडियो में। तो सैम्पलिंग किस तरीके से की जाती है, क्वांटाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, कोडिंग किस तरीके से किया जाता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर।
तो बात हो रही थी ऑडियो सैम्पलिंग की। तो ऑडियो सैम्पलिंग किस तरीके से डिजिटल ऑडियो में होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक एनालॉग वेव है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। ये हाइट आप ये देख रहे हैं, दूसरी हाइट ये है, तीसरी हाइट ये है, चौथी हाइट ये है, पांचवी हाइट ये है। तो इसको टुकड़ों में बांट कर सेव करते हैं। और जितने टुकड़ों में बांटते हैं, आप सपोज कीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर और 8 नीचे है, यानी कि ये 16 बिट का ऑडियो है। इसी तरीके से एक ऑडियो को अगर आप 24 टुकड़े में बांट देते हैं तो वो 24 बिट का ऑडियो हो जाएगा। और जितना ही ज़्यादा बिट होगा उतना ही ज़्यादा ऑडियो का रिजोल्यूशन होगा। बिट डेप्थ से क्या फ़र्क पड़ता है, आप देख रहे हैं ये लो बिट डेप्थ का ऑडियो है, यानी कि 8 बिट का ऑडियो है। देखिए आप इसके जो सैंपल बन रहे हैं वो चॉपी सैंपल्स है, यानी कि इसमें स्मूथनेस नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बिट रेट है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादा स्मूथ उसका डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिट रेट है, तो यहाँ पर बहुत ही स्मूथ कन्वर्जन हो रहा है। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा बिट का ऑडियो होगा उसका रिप्रोडक्शन उतना ही स्मूथ होगा। इसलिए ज़्यादा बिट का ऑडियो होना हमारे लिए बेनिफिशियल है। जिस तरीके से आपके कैमरे में मेगापिक्सल ज़्यादा होता है तो ज़्यादा क्लियर फोटो आती है, उसी तरीके से ऑडियो में जितना बिट ज़्यादा होगा उतनी ही क्लियर ऑडियो आएगी। अब क्वेश्चन आता है कि कितने बिट का ऑडियो अच्छा होता है। तो देखिए स्टार्टिंग में जब डिजिटल ऑडियो आया था तो 8 बिट का था, लेकिन 8 बिट का ऑडियो कभी भी रिकॉर्डिंग में यूज़ नहीं किया गया। उसके बाद 16 बिट की ऑडियो आ गई जो कि आपकी ऑडियो सीडी में आती थी और जो कि स्टैंडर्ड थी। 16 बिट का ऑडियो आज भी लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा होता है और पूरे ऑडियो स्पेक्ट्रम को कवर कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आप जानते हैं कि बिट रेट बढ़ता जा रहा है। तो आजकल के ज़माने में 24 बिट का ऑडियो बहुत ही कॉमन है। यहाँ पर फिर से आपको बिट डेप्थ का एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा मैं आपको। अगर हम कम बिट डेप्थ में रिकॉर्डिंग करते हैं और इसका डिजिटल कन्वर्जन हम करते हैं तो हमारे सिग्नल्स में ज़्यादा चॉपी सिग्नल्स आते हैं। हाइयर बिट डेप्थ होगा तो हमारा थोड़ा स्मूथ सिग्नल रहेगा, और बहुत ज़्यादा हाइयर बिट रेट रहेगा तो लगभग लगभग हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी या कन्वर्जन होगा वो एनालॉग के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता क्योंकि एनालॉग अलग है और डिजिटल अलग है। तो यहाँ पर जो एरर आ रही है, स्मूथ नहीं आ रहा है। यहाँ पर फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि किस तरीके से एनालॉग सिग्नल को बिट्स में कैप्चर किया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जगह छूट जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जगह छूट गई, यहाँ पर ये जगह छूट गई, तो यही एरर होती है। देखिए अब यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक तो हम इसको ले सकते हैं, लेकिन 1 के ऊपर चला गया लेकिन 0 तक भी नहीं आया, तो इसकी वैल्यू हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है, यानी कि अगर ये हाफ से ऊपर है तो इसको 0 ले लेंगे, हाफ से नीचे है तो इसे 1 ले लेंगे, ये 1 के थोड़ा सा नीचे है तो इसे 1 ही मान लेंगे, ये 2 के नीचे है तो इसे 2 ही मान लेंगे। तो ये डिजिटल रिकॉर्डिंग में हमारी एरर आ गई, और इस एरर को करेक्ट करने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है। यानी कि जो क्वांटाइजेशन हमने किया वो आधे में तो हो नहीं सकता है, वो पूरे में लेना पड़ेगा, या तो 0 लेना पड़ेगा, या तो 1 लेना पड़ेगा, या तो 2 लेना पड़ेगा। इसलिए हम आसपास की अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं, और यही चीज़ें आगे जाकर डिजिटल रिकॉर्डिंग में एरर के रूप में प्रकट होती हैं। लेकिन अगर बिट डेप्थ ज़्यादा है, जैसे इस सैंपल में ज़्यादा बिट डेप्थ है, 8 बिट का ऑडियो है, वो एरर कम होगी क्योंकि हमें उसके नियर अबाउट की वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए बिट डेप्थ जितना ज़्यादा रहेगा, अप्रॉक्सीमेशन एरर, क्वांटाइजेशन एरर उतना ही कम होगा। क्वांटाइजेशन एरर का एक फोटोग्राफ मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर का है वो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, और जो डॉट्स हैं ब्लैक कलर के, वहाँ पर हमने सैंपल लिया है। और सैंपल लेने के बाद जब हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो येलो वाली लाइन जो है रिकंस्ट्रक्टेड ऑडियो है। तो जो ओरिजिनल ऑडियो है और रिकंस्ट्रक्टेड ऑडियो है उसमें थोड़ा सा एरर आ जाएगा। वो जो डिफरेंस है वो रेड लाइन से किया गया है डिनोट यहाँ पर। तो इस तरीके से डिजिटल रिकॉर्डिंग भी परफेक्ट नहीं होती है, उसमें भी नॉइज़ आ जाती है। और एनालॉग रिकॉर्डिंग में नॉइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम लो लेवल का एनालॉग रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत सारी मैकेनिकल नॉइज़, इलेक्ट्रिकल नॉइज़, ऑसिलेटर की नॉइज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो दोनों रिकॉर्डिंग टेक्निक्स में अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। कितने फ्रीक्वेंसी पर ये सैम्पलिंग की जाती है, जो आप सैंपल रेट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन ईयर जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कवर कर सकता है। और एक साइंटिस्ट थे हैरी नाइक्विस्ट, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि अगर हमको सैम्पलिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी की करनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हम सुनना चाहते हैं, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उसकी डबल होनी चाहिए। यानी कि हम 20 किलो हर्ट्ज की ऑडियो सुनना चाहते हैं
तो 40 किलोहर्ट्ज पर हमको सैम्पलिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एरर वगैरह भी होते हैं, तो इसलिए 44.1 किलोहर्ट्ज की सैम्पलिंग हम करते हैं, तो 20 किलोहर्ट्ज की ऑडियो को हम कैप्चर कर सकते हैं। खैर आजकल ये 192 किलोहर्ट्ज 320 किलोहर्ट्ज तक पहुंच गया है, लेकिन 44.1 किलोहर्ट्ज से हम सारे ऑडियो स्पेक्ट्रम को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर एलियासिंग एक टर्म है, इसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, आपका जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो सुनना चाहते हैं उससे काफ़ी कम है, तो जब हम इसे रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक एरर आ जाता है जिसे एलियासिंग कहते हैं। इस एरर को दूर करने के लिए एंटी एलियासिंग फिल्टर लगा होता है हमारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स में। तो कुछ ये ज़रूरी चीज़ें थी जो डैक के बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से डैक काम करता है। जिस तरीके से फ़ोटो में रिजोल्यूशन होता है, उस तरीके से जो है बिट डेप्थ हो गया हमारा, और जिस तरीके से वीडियो में फ्रेम रेट होता है, यानी कि फ्रेम रेट जितना ही ज़्यादा रहेगा, 24 फ्रेम पर सेकेंड, 34 पर सेकेंड, अब तो 60 FPS 120 FPS की वीडियो भी आने लगी है, और जितना ज़्यादा फ्रेम पर सेकेंड होगा उतना ही वीडियो आपका स्मूथ होगा। ठीक इसी तरीके से जितनी ज़्यादा ही आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही आपका ऑडियो स्मूथ होगा। तो ये फाइनल चार्ट है, आप देख रहे हैं किस तरीके से सैंपल हमारे 001 100 100 1010 में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हीं सैंपल को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हो जाती है हमारी कोडिंग। कुछ इस तरीके से एनालॉग ऑडियो डिजिटल ऑडियो में हम कन्वर्ट करते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक इसी तरीके से उल्टा प्रोसेस चलता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, यानी कि जो भी हमारे कंप्यूटर में ऑडियो फाइल सेव है डिजिटल फॉर्म में 0101 के फॉर्म में, उसको हम डीक्वांटाइज करके एनालॉग ऑडियो में चेंज कर देते हैं और फाइनली वो स्पीकर्स के थ्रू हमें सुनाई देती है। यहाँ पर मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं बता पाया, लेकिन उम्मीद है कि एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, एक आइडिया आपको चल गया होगा कि किस तरीके से डैक और एडीसी काम करता है। अब बात ये आती है कि डैक हमें खरीदना क्यों चाहिए, डैक की क्या जरूरत है। जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो, चाहे आपके पास मोबाइल फोन है, चाहे ऑडियो प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, सभी में डैक लगा हुआ है, तो फिर एक एक्सटर्नल डैक की जरूरत क्या है। यहाँ पर यह माना जाता है कि जो भी डैक हमारे डिवाइसेस के अंदर लगे हुए हैं, जैसे कि मोबाइल के अंदर है तो उसकी पावर सप्लाई भी वही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के इक्विपमेंट भी वहीं पर है, और बहुत सारे इक्विपमेंट मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं। उसकी वजह से उसमें इंटरफेरेंस पैदा होता है जो हमारे डैक की ऑडियो के साथ मिक्स हो जाता है। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि आप एक एक्सटर्नल डैक लीजिए, लेकिन मैं इस बात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आपका मोबाइल काफ़ी अच्छा है, आपका टीवी काफ़ी अच्छा है, आपका ऑडियो डिवाइस काफ़ी अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर एक अच्छा डैक ऑलरेडी लगा होगा। तो जब एक अच्छा डैक ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं नहीं समझता कि आपको एक्सटर्नल डैक बहुत महंगा लेने की कोई ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जब हम ऑडियो फाइल कैटेगरी की बात करते हैं तो एक एक्सटर्नल डैक लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ऑडियो प्योर मिले, बिल्कुल जैसा वो रिकॉर्डेड था, और उसमें अनवांटेड नॉइज़ ना मिले। इसीलिए एक्सटर्नल डैक लेने की सलाह दी जाती है। क्योंकि अगर आप एक लैपटॉप देखें, अगर आप लैपटॉप से ऑडियो ले रहे हैं तो उसके अंदर पावर सप्लाई होती है जिसमें बहुत नॉइज़ होती है, प्रोसेसर में भी डिजिटल नॉइज़ बहुत होती है, वो सारी आपके ऑडियो के साथ मिक्स हो जाती है। तो अगर आप एक्सटर्नल डैक यूज़ करते हैं तो उन सारी चीज़ों से, उन सारे नॉइज़ से बच सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कोई भी अदर इक्विपमेंट आप देखिए, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे मोबाइल है, तो अगर हम एक्सटर्नल डैक लेते हैं, अलग से डैक यूज़ करते हैं, तो थोड़ा-सा नॉइज़ के लेवल पर तो हमें फ़ायदा होगा। क्वालिटी में कितना फ़ायदा हो सकता है ये मैं क्लियर नहीं बता सकता, क्योंकि आजकल के सारे डिवाइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के डैक इनबिल्ट आते हैं। इसलिए खरीदने से पहले आप एक बार किसी फ्रेंड से या कहीं से भी कोई डैक जो है अपने इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करके कंपेयर कर सकते हैं कि कितने % का फ़ायदा आपको होता है। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक्सटर्नल डैक लेना है या नहीं लेना है। हार्डवेयर के बेस पर देखा जाए तो R2R लैडर टाइप का डैक होता है, डेल्टा सिग्मा टाइप का डैक होता है, मल्टी बिट डैक होता है, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन डैक होता है, PWM डैक होता है। ज़्यादातर आजकल के जो भी डैक आ रहे हैं उसमें डेल्टा सिग्मा टाइप का डैक यूज़ होता है। आजकल जो भी डैक है हाइब्रिड टाइप का सर्किटरी यूज़ किया जाता है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सभी टाइप का कॉम्बिनेशन वो यूज़ करते हैं। सबसे सिंपल डैक जो ये R2R लैडर डैक होता है, इसको आप गूगल करके देख सकते हैं, इसको आप खुद भी बना सकते हैं, विदाउट किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के भी बनाया जा सकता है इसको, सिर्फ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करके, और काफ़ी अच्छा डैक ये माना जाता है। लेकिन जो भी आईसी बेस्ड डैक्स आजकल आ रहे हैं सभी डेल्टा सिग्मा मॉड्यूलेशन के डैक्स हैं, और सभी डैक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो डैक लेते टाइम सबसे पहले आपको देखना है कि कितने बिट का है, जितना ज़्यादा ही बिट डेप्थ होगी उतना ही अच्छा डेप्थ होगा, उतनी अच्छी उसकी ऑडियो क्वालिटी होगी। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी होगी। तीसरी चीज़ आपको देखना है एंटी एलियासिंग फिल्टर वगैरह उसमें लगा हुआ है।
आप जानते हैं कि सभी ऑडियो सर्किट्स जो है क्लॉक फ्रीक्वेंसी से चलते हैं। तो जब ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमारी मिसमैच होती है तो ऑडियो में जिटर आ जाता है। तो आपके डेक में कम से कम जिटर होना चाहिए, अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको डेक लेते हुए देखना है। यहाँ पर प्राइस पॉइंट को मैं बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। आप सिर्फ स्पेसिफिकेशन देख के लीजिए, रिव्यू पढ़ लीजिए किस डेक का रिव्यू अच्छा है। कम प्राइस का डेक भी काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है मेरे ख्याल से। अगर आप फूजी ऑडियो के इस तरह के DS2 टाइप के डेक ले लीजिए तो ये मोर देन एनफ है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह का USB-C टाइप का डेक भी ले सकते हैं, जिसमें CX31993 IC लगी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। थोड़ा और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो इस तरीके का डेक आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि पोर्टेबल डेक है और इसमें बेस ट्रिबल और कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। सबसे सस्ता डेक जो आपको मिल जाएगा अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये पोर्ट्रॉनिक्स का डेक दिया है। 250 रुपीज के आसपास इसका प्राइस है, इसको भी आप देख सकते हैं। थोड़ा मिड हाई रेंज में आप जाना चाहते हैं तो फूजी ऑडियो का SK02 डेक है। ये PCM टाइप के ऑडियो को भी सपोर्ट करता है और DSD टाइप के ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। DSD ऑडियो जो है ये सोनी का प्रोप्राइटरी ऑडियो है, काफी अच्छा माना जाता है। ये 1 बिट का ऑडियो है लेकिन इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, तो सोनी इसको काफी सपोर्ट करता है। और ये डेक जो है दोनों PCM और DSD दोनों टाइप की ऑडियो को सपोर्ट करता है। ये बैलेंस्ड हेडफोन को भी ड्राइव कर सकता है। इसी तरीके से आइमा का डेक A1 जो है ये भी काफी अच्छा डेक है। ये DSD को सपोर्ट नहीं करता है। ब्लूटूथ में aptX SD तक है इसमें और कोएक्सियल ऑप्टिकल PC USB में 192 किलोहर्ट्ज 32 बिट तक ये सपोर्ट करता है। तो ये भी काफी अच्छा डेक है। इसमें बेस टेबल का भी फंक्शन दिया हुआ है, एक्सटर्नल बैटरी से भी ये चल जाता है। और हाई एंड में आप जाना चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बताना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि काफी अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। बहुत कॉस्टली चीजें मिलती हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसे कंज्यूमर बहुत कम है जो बहुत ज्यादा पैसा ऑडियो पर खर्च करना चाहेंगे। तो इस तरह की अल्ट्रा कॉस्टली चीजें बताने का कोई फायदा मैं नहीं समझता हूँ। आप मीडियम बजट का ही डेक लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो जो भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और ऑब्वियसली एक्सटर्नल लैग का यूज़ करने से थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपके कान अच्छे होने चाहिए तभी आप उस फ़र्क को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। 2-3 डेक मेरे पास पड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उनका टीयर डाउन दिखा दूंगा, उनका मैं रिव्यू कर दूंगा, किस तरीके की उनकी क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय बाय फ्रेंड्स।